तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जैन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में से मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 1 के बारे में बताऊंगा, जो कि एसएससी जीडी, जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सबको एक बार बता देता हूँ कि इसमें हम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही जो चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है। जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है। आपके ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी कर्ण। दोस्तों बताते हैं कि निम्न में से सबसे प्राचीन जो वंश है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश सबसे प्राचीन है। हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या में दिया है पहले सबसे पहले कौन सा वंश है दोस्तों, तो सबसे पहले प्राचीन है मौर्य वंश। उसके ठीक बाद कौन सा आता है, कण्व वंश, और उसके ठीक बाद कुषाण वंश, उसके ठीक बाद गुप्त वंश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी था। जी हाँ दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी, जी हाँ दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी इनमें से कौन सा था। आपके ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो दोस्तों ये बताते हैं कि देवनाम, जी हाँ दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी था वह था आपको ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक के। जी हाँ दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। इसे पता चलता है कि दोस्तों मौर्य जो देवनाम प्रियदर्शी था वह मौर्य राजा अशोक के नाम था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था। आपके ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी या ऑप्शन डी हिंदू कुश पर्वत तक। दोस्तों आपको बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक अर्थात मैसूर तक फैला हुआ था। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हिंदुकुश पर्वत तक। यानी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य तंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जी दोस्तों, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपके ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीय एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या ऑप्शन डी निर्देशी लोकतंत्र। तो दोस्तों अशोक के अधीन, जी हाँ दोस्तों, व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या पढ़ने से हम लोग पता चलता है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। राजतंत्र का उद्देश्य निरंकुश कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि आपका इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन में से ही होगा। इसलिए क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी पाल वंश। दोस्तों आर्यभट्ट और बारहमीर ये दोनों थे दोस्तों। आर्यभट्ट, जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट जो थे वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट जो थे वो बहुत बड़े एक गणितज्ञ थे। और बारहमीर, जी हाँ दोस्तों, बारहमीर जो थे वे बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे। नीचे व्याख्या में लिखा हुआ दोस्तों, बारहमीर जो थे वो बहुत बड़े तर्कशास्त्री और खगोलज्ञ थे। इन दोनों का किस युग से संबंधित है दोस्तों, ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश से संबंधित है। जी दोस्तों, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश के संबंधित है। नीचे व्याख्या दिया हुआ दोस्तों, आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ें। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 260 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व या 126 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व। दोस्तों अशोक व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपनी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में अशोक, जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने 13 अशोक के
261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। व्याख्या पढ़ने से हम लोग पता चलता है, वो भी किसके शिलालेख से ज्ञात होता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के से आया? जी दोस्तों, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए तीसरा बौद्ध संगति, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, या ऑप्शन डी सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। दोस्तों, अशोक का प्रशासनिक नीति के भारी परिवर्तन वो आया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध के बाद। जी दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। कब हुआ था दोस्तों कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग युद्ध के चलते ही उनके प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया, जिसके कारण वो सन्यासी आगे चल के बन जाते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रति अशोक को किस संत ने प्रभावित किया? आपका ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। दोस्तों, अशोक जी हाँ दोस्तों, अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित करने वाले जो संत है आपका ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। जी हाँ दोस्तों, उपगुप्त के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, इसलिए इसको करेक्ट ऑप्शन दे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हमारे साथ आसानी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को डेली 10 से 15 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा आज का फिर से एक नवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? जी दोस्तों, चंद्रगुप्त दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आपका ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, या ऑप्शन डी जस्टिस। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, जी हाँ दोस्तों, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के अर्थात सिकंदर का सेनापति जो पूर्वी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज, जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक। दोस्तों, ये पूछता है क्वेश्चन में, बार बार एग्जाम में पूछता है, मेगास्थनीज ने द्वारा लिखा गई पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका ये है इंडिका। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका मौर्य का, जिसमें मौर्यकालीन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो मौर्यकालीन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस किताब में मेगास्थनीज का दिया गया है? तो दोस्तों आपका इंडिका किताब में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना की गई दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए घनानंद के द्वारा, ऑप्शन बी कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन सी बिंबिसार के द्वारा, या ऑप्शन डी पुष्यमित्र के द्वारा। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना की गई दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो वह था आपका दोस्तों विष्णुगुप्त। जी हाँ दोस्तों, विष्णुगुप्त। एक और नाम था दोस्तों इनका नाम एक और नाम है चाणक्य। आप लोग जानते ही होंगे, ये तीनों नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति हैं, वो थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य था और उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। दोस्तों, अर्थशास्त्र जिनकी जो किताब कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, या कोई अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र का कोई रिलेटेड नहीं है, या रिलेटेड दोस्तों यह एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इससे अर्थव्यवस्था का कोई लेन देन नहीं है, यह एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह लिखी गई कौटिल्य द्वारा, अर्थात चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी के तट के बीच किनारे। इस युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस युद्ध को हाइडे स्पीच, जी हाँ दोस्तों, हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को कौन सा नाम से जानता है? हाइडेन स्पीच के नाम से। किसके बीच हाइडेन स्पीच का युद्ध लड़ा गया? तो वह था दोस्तों सिकंदर और पोरस के सेना के बीच। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के तट के किनारे। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन से हमें 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता चलता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? जी हाँ दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, या ऑप्शन डी बृहद्रथ।
दोस्तों आपको बताते हैं कि व्याख्या पढ़ने से हम लोग पता चलता है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, लेकिन दोनों के मध्य संधि हो गई तथा वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जी हाँ दोस्तों, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया। तो इससे पता चलता है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर किसने हराया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। इसके बीच दोनों के बीच क्या हुई? तो दोनों के बीच संधि हो गई, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जी दोस्तों, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग वो अधीन हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर के अधीन। जी हाँ, तो सेल्यूकस निकेटर के सिकंदर के ठीक मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर को पूर्वी भाग साम्राज्य का उसका पूर्वी भाग उसको अधीन दे दिया गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? आपका ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी तोचली। व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बौद्ध धर्म ग्रंथ के दिव्य ज्ञान से पता चलता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जी हाँ दोस्तों, 2 विद्रोह हुए कहाँ पर? तक्षशिला में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में, जिसका दमन करने के लिए अर्थात रोकने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया था तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार किसे भेजा गया था दोस्तों? तो पहली बार अशोक को, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था, तो बिंदुसार ने अशोक को पहली बार तक्षशिला में भेजा विद्रोह को रोकने के लिए, तथा दूसरी बार किसे भेजा? तो दूसरी बार सुसीम को भेजा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ये दोनों मौर्य वंश से रिलेटेड है। जी दोस्तों, ये दोनों मौर्य वंश से रिलेटेड है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु जो है वह मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं है, वह हर्यक वंश से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, यह हर्यक वंश से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। साथ ही इस वीडियो में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ चैनल, इस क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 था, वीडियो का पार्ट 2 नेक्स्ट दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।